हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुहागन बनी बैठी नहीं, लेटी थी वो। उसके आसपास उसके अपने कहने वाले उसके लिए आंसू बहा रहे थे और मैं भी उनका साथ दे अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रही थी। सबके सामने एक ही सवाल था, क्यों किया सपना ने केवल 34 की उम्र में अपना जीवन समाप्त? क्या कमी थी? सब कुछ तो था। घर, पति, बच्चे जो केवल 8 और 7 साल के थे। किसी और का नहीं तो अपने बच्चों का ही सोचती, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या सचमुच ये लोग नहीं जानते थे? क्या मैं नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया? मेरे से 7 साल छोटी मेरी सगी बहन थी सपना। हम सभी सब कुछ जानते थे, लेकिन समाज के सामने हम अपनी सच्चाई को नहीं बता सकते, क्योंकि हमें किसी की जान से ज्यादा प्यारी अपनी सामाजिक इज्जत होती है। हमें समाज का डर होता है, उस समाज का जिसमें हम स्वयं हर वक्त खोट निकालते रहते हैं। मैं रोऊंगी नहीं, क्यों रोऊं? उसने आत्महत्या नहीं की, हमने मिलकर उसकी हत्या की है। वो मरी नहीं, उसे तो मुक्ति मिली है, मुक्ति। हम चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी सपना। दोनों भाइयों और मम्मी पापा से तो क्या, कभी मुझसे भी खुलकर अपनी बात नहीं कहती थी। गुस्सा बहुत था, मगर वो गुस्सा उसने हमेशा खुद पर ही उतारा था। दूसरों के बारे में वो कभी कुछ नहीं कहती। जहां हम सब मिलकर दूसरों में कमियां निकालते, दूसरों की राय को गलत ठहराते, वहां उसकी सोच थी कि हमें दूसरों के बारे में कहने का कोई हक नहीं, खासकर तब तक जब तक कि हम किसी के लिए कुछ करते नहीं। दूसरों का बुरा सोचने की तो हम में से किसी की फितरत ही नहीं थी, लेकिन सपना तो दूसरों से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। उसका कहना था कि चलो कोई बात नहीं, माना दूसरे गलत है, लेकिन वो तुम्हारी तो मानेंगे नहीं ना। तुम उनके बारे में सोच सोच कर खुद क्यों दुखी होते हो? ये सोचकर देखो कि चलो कोई तो खुश है। उसकी बातें हमें बेकार लगती, हम उसे दार्शनिक कहकर चिढ़ाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था, मगर आदत अनुसार वो बोलती कुछ नहीं थी। वो गुस्सा है, हमें इस बात का एहसास तब होता जब वो हमसे बात नहीं करती। लड़ना उसकी आदत नहीं थी। उसे कुछ बुरा लगा, उसका पता ही हमें उसके चुप हो जाने से चलता था। मेरी शादी सबसे पहले हुई और बहुत जल्दी। जब मैं केवल 20 साल की थी, तब सपना 13 साल की थी। मेरी शादी की कोई खास उत्सुकता उसमें नहीं थी, लेकिन जब मेरा बड़ा बेटा और उसके 2 साल बाद मेरी बेटी हुई तो मैंने महसूस किया था कि अब सपना को मेरे आने का इंतजार रहता। फोन कर बच्चों के बारे में पूछती, अपने जेब खर्च में से बच्चों के लिए कुछ कुछ चीजें खरीदती। बड़े भाई की शादी तक ग्रेजुएट हो गई थी सपना। मैंने उससे कहा था, आगे क्या इरादा है? मेरी तरह शादी मत कर लेना इतनी जल्दी, कोई कोर्स कर। आजकल तो कंप्यूटर की बहुत डिमांड है, वही कर ले। सपना ने उदास चेहरे से ही कहा था, अब अपनी कमाई से ही करूंगी कोर्स, नौकरी मिल जाए बस। ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी हमारे घर में। पापा अच्छी प्राइवेट फर्म में मैनेजर थे, लेकिन पापा का स्वभाव भी ज्यादा बोलने वाला नहीं था। वो हर चीज को नियोजित करके चलते थे। जो भी घर में हुआ हमेशा अपने बलबूते पर, कभी किसी से उधार की बात सोचना भी गलत था। अपनी 3 बहनों की शादी कर माँ बाप रिश्तेदारी का ख्याल रखा, मकान लिया और फिर मेरी शादी भी बहुत धूमधाम से की। शायद इसी वजह से हमारी शिक्षा पर उतना खर्च नहीं कर पाए जितना हमारे हिसाब से वो अपने स्तर पर कर सकते थे। माँ को भी हाथ रोक कर खर्च देते। हमारी जरूरतें वो हमेशा उस वक्त टाल देते, चाहे कुछ समय बाद वो पूरी कर दी जाती। हम हमेशा माँ पर निर्भर रहते और माँ अपने हिसाब का ख्याल रख हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश भी करती। सपनों को नौकरी मिल गई और उसने कोर्स का बोझ पापा पर ना डालकर नौकरी लगने पर कंप्यूटर क्लासेज लेनी शुरू कर दी। काफी व्यस्त हो गई थी वो। रात को 8:30 बजे तक घर आती।
उसके बाद घर का काम भी करती। शारीरिक रूप से थकी महसूस जरूर होती, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट थी। लेकिन ये संतुष्टि ज्यादा दिन की नहीं थी। उसकी शादी की बात शुरू हुई, कई रिश्ते आए, अधिकतर जगह लड़के वाले हाँ कर जाते, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से हमारे परिवार वालों के संतुष्ट न होने के कारण बात बन नहीं पाती थी। और जब बात बन गई तो मैंने उसकी सहमति जानने के लिए पूछा था। कैसा लगा? कितना उदास जवाब था उसका। मुझे उस लड़के को देखकर ना जाने क्यों पर कुछ अच्छा एहसास नहीं हुआ। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। मैं जानती थी कि उसके एहसास क्या है, कोई जानना ही नहीं चाहेगा। मुझसे भी किसने पूछा था, मगर मुझमें और उसमें बहुत फर्क था। वो शादी के वक्त मेरी 20 की उम्र के मुकाबले 25 की थी, नौकरी करती थी, ज्यादा समझदार थी, जिसे घर क्या आसपास के लोग भी जो उसे जानते थे उसके समझदार स्वभाव को मानते थे। लेकिन शादी भी हम लड़कियों के जीवन में एक घटना या फिर कहे कि दुर्घटना होती है जो उसके जीवन में भी घट गई। सपना की शादी भी पापा ने मेरी शादी की तरह ही धूमधाम से की। शुरुआत में सब अच्छा था, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद ये समय हमारी पीढ़ी की लड़की का नए माहौल में ढलने में लग जाता है। 10-15 दिन में उससे फोन पे बात हो जाती। शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे सभी की तरह उसके साथ भी पारिवारिक नोकझोंक होने लगी। ये सब बातें लड़कियों को आती हैं, लेकिन सपना जैसे स्वभाव की लड़की के लिए यह अजीब था। उसने तो कभी किसी मामले में दखल देना ही नहीं सीखा था। मैं कई बार भाभी की, बुआ की या आसपास की औरतों की बुराई करती तो उसे उसमें भी गुस्सा आता। भाभी से उसकी बहुत बनती थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन कभी मैंने उसे उनके बारे में कहते हुए नहीं सुना था। हम कुछ कहते तो हमें चुप रहने को जरूर कहती। सपना कहती, जब तुम अपने पाले लड़कों से कोई उम्मीद नहीं करते तो दूसरे घर से, दूसरे माहौल में पली लड़की से क्यों उम्मीद करते हो? शादी के 1.5 साल बाद उसको लड़की हुई और साल भर बाद बेटा। उसकी इस समझदारी पर मैंने उसे गुस्सा भी बहुत किया था। मैं तो बहुत छोटी थी शादी के वक्त, फिर भी मेरे दोनों बच्चों में 2 साल का अंतर था। मुझे और बच्चों को देखने के लिए, संभालने के लिए घर में सभी थे, लेकिन उसके घर में तो कभी किसी ने बच्चों को पकड़ा तक नहीं। पति ऐसा था कि जिसका होना केवल पत्नी की मांग में भरे सिंदूर तक सीमित था। कोई ऐब नहीं थे उसके पति पवन में, अच्छा कमाता था मगर अजीब ढीठ किस्म का इंसान था। कभी किसी की बात समझता ही नहीं था। समझना तो दूर, उसे तो अपने से बड़ों का लिहाज तक न था। बच्चों की जिम्मेदारी, घर का काम और उस पर सपना का स्वभाव, जिससे अपने दिल की बात किसी को ना बताकर अंदर ही अंदर घुटना और अपना सारा गुस्सा खाने पर उतारने की आदत ने उसका जो हाल किया, उसे केवल वो ही महसूस कर सकती थी। हम सब की नजरों में तो सब कुछ ही ठीक था। 2 प्यारे बच्चे, अच्छा घर, और क्या चाहिए औरत को? अगर औरत को इससे ज्यादा की चाहत हो तो क्या उसे हक है? बिल्कुल नहीं। हाँ, आंखों के नीचे पड़ते काले गड्ढे, झड़ते बाल, हाथ पैरों में पड़ती झुर्रियां, हम लोगों के लिए ऐसे कोई खास चिन्ह नहीं थे जो हम उसके लिए कुछ खास महसूस करते या दुखी होते। जब कभी मेरे पूछने पर वह बताती कि कभी कभी उसे कमजोरी महसूस होती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो मैं उसे अपना ध्यान रखने की हिदायत देकर अपने फर्ज की इतश्री कर देती। मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे माँ बाप भी क्या कर सकते थे? उन्होंने अच्छा घर ढूंढकर, अच्छे रुपए खर्च कर अपनी जिम्मेदारी निभा डाली थी और फिर त्योहार और रिवाजों को पूरा करते हुए वो हम दोनों बेटियों पर अच्छा खर्च करते थे। इन रस्मों रिवाजों को पूरा करने के बाद जो कुछ हो वो तो लड़की की अपनी किस्मत। शादी के बाद तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और जिसको सौंपी जाती है वो इसे निभाए या ना निभाए, ये उस लड़की की किस्मत। इसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं? उसके दोनों बच्चे बड़े होने लगे और संयुक्त परिवारों के बच्चों की तरह
कहना ना मानने वाले प्यारे शरारती बच्चे बन गए। जब कभी हम दोनों मायके में मिलते तो उससे यही शिकायत करते कि इन पर ध्यान दो, वरना बड़े होकर ये बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे। शुरू में तो वो हंसकर कह देती, मेरी बात नहीं सुनते, अपने घर वालों की तरह ही है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया था कि वो बच्चों पर हाथ उठाने लगी है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगा था। हर बात पर बच्चों को डांटने लगी थी। पहले बच्चों को मारकर और शायद फिर अपनी गलती समझकर हताशा में रोने लगती थी। जो सपना आसपास इस बात के लिए जानी जाती थी कि बच्चों से उसे खास लगाव है। मोहल्ले का हर बच्चा जिसकी गोद में खेला करता था, जो सहेलियों की बजाय बच्चों के साथ नजर आती थी, और जिसने आज तक मेरे बच्चों जो कि 14-15 साल के थे हाथ तक नहीं लगाया था, उसके स्वभाव के कारण वो मौसी को इतना मानते थे कि उसकी हर बात पर चाहे वो सहमत ना हो पर बहस नहीं करते थे। बच्चों को समझने वाली, उनका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने वाली लड़की आज बात बात पर अपने बच्चों पर हाथ उठाने लगी थी। मुझे उसका ये रूप देखकर कुछ ठीक ना होने का एहसास तो हो ही गया था। धीरे धीरे मैंने उसे ज्यादा फोन करने शुरू कर दिए। बहुत कम बोलना उसकी आदत थी और ज्यादा बोलना मेरी। मैं 15-20 मिनट फोन में बात करती, ज्यादातर ओ हाँ क्यों कैसे तक ही सीमित रहती। दोनों बच्चे छोटे होने की वजह से कभी किसी और कभी किसी वजह से परेशान करते। जब कभी वो बोलती तो विषय बच्चे ही होते। लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया था कि वो अपने पति के लिए शिकायत का लहजा अपनाने लगी थी। उसे अक्सर शिकायत रहती कि पवन दूसरों के लिए तो छुट्टी ले सकते थे, लेकिन मेरे और बच्चों के लिए उनके पास हमेशा नौकरी का बहाना रहता। बात ना बढ़े इसके लिए मैं उसे समझाती, सपना तू पढ़ी लिखी है, नौकरी करती थी, तुझे किसी सहारे की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई मैं भी जानती थी। पवन दूर के रिश्तों की शादी के लिए छुट्टी लेता, घर में या रिश्ते में कोई बीमार पड़ता या किसी को मदद की जरूरत होती तो पवन सबसे आगे रहता। बेशक ज्यादा बोलना उसकी आदत नहीं थी और शादी ब्याह में भी वह चुपचाप एक कोने में किसी के साथ खड़ा रहता। लेकिन अगर कुछ बोलता तो अपनी ही बात को महत्व देता, चाहे वह बात अव्यवहारिक ही क्यों ना हो। वह अपनी बात को ही सही ठहराता, जबकि अपनी बात को सही ठहराने के सही तर्क भी पवन के पास ना होते। शायद अपनी बात को उचित ठहराना उसके लिए जरूरी भी नहीं था, किंतु उसके मुंह से वाक्य निकल चुका था, इसलिए उसे पूरा करने के अलावा कोई और उपाय ना था। बस वैसा करना दूसरे की मजबूरी ही रह जाती थी। धीरे धीरे हम कभी कभार होने वाली मुलाकातों में पवन की बातों को अनसुना करने लगे। अपने परिवार में भी उसके इस स्वभाव के कारण कोई उससे ज्यादा नजदीक नहीं था। माँ बाप के लिए दूसरे बच्चे थे और भाई बहनों के लिए दूसरे भाई बहन। लेकिन सपना वह क्या करती, उसके पास तो पवन का विकल्प था ही नहीं। वो कहाँ अपने दर्द को बांटती। एक शादीशुदा लड़की के लिए उसका घर और परिवार ही सब कुछ होता है। अपने लिए सहेलियों को ढूंढना, नए रिश्ते बनाना कोई अच्छी बात है? शायद नहीं। आदमी ऑफिस से थक कर घर आता है, इसलिए वह बच्चे नहीं संभाल सकता। उसे सप्ताह में एक दिन मिलता है, इसलिए औरत को उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अगर अपनी मर्जी से वह चाहे तो कहीं ले जाए, वो अलग बात है। कहाँ जाया जाए, कैसे जाया जाए, कितनी देर रहा जाए, कैसे रहा जाए, ये सब पति की मर्जी से, क्योंकि उसके पास केवल एक दिन ही होता है। जिंदगी समझौते का नाम है और इंसान को अपनी जिंदगी से समझौते करना आना चाहिए। ये उपदेश हम सुनते आए हैं और ये उपदेश मैंने सपना को भी दिया। लेकिन पतीली में दूध उबलते हुए काफी समय हो चुका था, लगभग 8-9 साल उसमें उबाल आ चुका था। सपना जो चुप रहती थी बोली, इस सच्चाई को जानते हुए कि मैं किसी से कुछ भी कहूंगी, यहाँ तक कि मैं ये भी कह दूं कि मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तो भी मुझे उपदेश ही सुनने को मिलेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनके लिए जीना है।
मेरे माँ बाप की इज्जत है, मेरे ससुराल वालों की इज्जत है। मुझे उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ सपना, तू भी इंसान है, तुझे भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने का हक है। तू कोई कुत्ता नहीं जिसे केवल भूख लगती है और 2 वक्त के खाने के अलावा भी तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है। मैं आज तक चुप रही क्योंकि मुझे पता था कि कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन सच कहती हूँ कि अब मुझ में और सहने की हिम्मत नहीं। पवन का स्वभाव अब सहन करना मुश्किल हो गया है। उस दिन मैंने फिर बात न करना ही ठीक समझा, बस उसे भावनात्मक रूप से कमजोर ही करने की कोशिश की थी। मैंने कहा, सपना, अगर तू कुछ कर जाएगी तो माँ तो जीते जी मर जाएगी और मुझे भी तू गहरा सदमा ही दे जाएगी। मुझे लगा था वो इस बात को सोचेगी और 2-4 दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे और वो सब कुछ भूल जाएगी। मैंने फोन करने कम कर दिए क्योंकि अब वो अपनी आदत के विपरीत बात बात पर बिफर पड़ती थी। उसकी कई बातें सुनने के बाद तो मैं हैरान रह जाती, मेरे होठ बंद हो जाते, मुझसे तसल्ली भी नहीं दी जाती। मेरे लिए इस बात को समझना मुश्किल था। मैं तो सपने में भी पति के इस रूप की कल्पना नहीं कर सकती थी। मेरे पति जो मेरी बातों का मान रखते थे, कभी कभी पैसे से कोई इच्छा पूरी ना कर पाने पर अफसोस जाहिर करते थे। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मुझ पर और बच्चों पर खर्च करते थे। ऐसे में मैं ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी जो दोस्तों के सामने तो 1000 रुपए खर्च करे, रिश्तेदारी में सबसे पहले पर्स खोले, घर वालों की जरूरत पड़ने पर 1 किलो के बदले 2 किलो सामान मंगवाए, खुद घुमाने जबरदस्ती लेकर जाए, चाहे पत्नी बीमार ही क्यों ना हो और चाहे वो जाना भी ना चाहे, खुद की मर्जी से 500 रुपए का ऑर्डर दे, पर पत्नी के कहने पर पानी के लिए उसके पास 50 पैसे ना हो और वो 1 घंटे का रास्ता पत्नी को प्यासा ही कटवा दे। इस सब को मैं उसकी किस्मत मानकर चुप हो जाती, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। मैं क्या कर सकती थी? हमारे समाज में तो 35 साल की कुंवारी लड़की को माँ बाप घर में रखना अपनी इज्जत पर धब्बा समझते हैं। सपना तो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ थी। काश मैं ऐसा ना सोचती। मैं चाहती तो उसे अपने साथ रख सकती थी। मेरे पति कभी मना नहीं करते। उसकी मौत की खबर सुनकर वो सन्न रह गए थे। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा था, पूजा, काश तुम उसे यहाँ बुला लेती। इंसान की जान से ज्यादा कभी इज्जत नहीं होती। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला था, ऐसा होगा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐसा होगा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या सचमुच नहीं सोचा था या सोचना नहीं चाहती थी? 1 साल में वो कम से कम 5-6 बार मुझसे मिली थी। हर बार उसके मुंह में यही शब्द थे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं सचमुच किसी दिन कुछ कर जाऊंगी। लेकिन मैंने तो यह बात कभी अपने पति तक को भी नहीं बताई, क्योंकि मेरे लिए ये बस गुस्से में कहे शब्द थे। एक औरत इतनी हिम्मत कर सकती है, क्या उसे अपने बच्चों की परवाह नहीं? उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? इतने सारे सवालों का जवाब तो उसका जिंदा रहना ही है, चाहे फिर वो हर रोज क्यों न घुट घुट के मरती रहे। शायद इतने सालों में वो मर तो चुकी ही थी, शरीर ही था जिसे उसने आज छोड़ दिया था। मैं बैठी रही, पर मेरे आंसू काफी देर पहले सूख चुके थे। मुझे सपना के हाथ में कुछ दिखा। मैंने पवन को बुलाकर उसे दिखाया और वह एक कागज था। उसे शर्म आ रही थी, कहने लगा, रहने दो दीदी, उसके साथ ही जाने दो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा शायद उसकी कोई आखिरी इच्छा हो। मैंने पास जाकर उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश की और 5 मिनट बाद उस लाश के हाथ से कागज का टुकड़ा छुड़वा पाई। सबकी नजर मुझ पर थी। सबने मुझे नजरों से मना किया, पर नहीं, आज मेरे अंदर की औरत के प्रति फर्ज जाग उठा था। मैंने भी वो कागज खोलकर पूरे जोर से पढ़ा था। मेरी लाश को लावारिस की तरह म्युनिसिपल विद्युत सौदाह गृह में जला दिया जाए
और पवन से मेरी गुजारिश है कि वह दूसरी शादी कर किसी और लड़की की जिंदगी खराब ना करे। पत्र के आखिरी शब्दों के खत्म होते होते मेरे पति सपना की लाश को उठा चुके थे। मैंने उसके बच्चों के सर पर हाथ फेरा। हम दोनों ने उसकी लाश को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसकी इच्छा के अनुसार विद्युत शवदाह गृह में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों ने क्या सोचा होगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। सपना के ससुराल वालों से तो रिश्ता रखना नामुमकिन ही था। मेरा खुद मेरे माँ बाप से भी रिश्ता खत्म हो गया जब मुझे मालूम पड़ा कि मरने से 1-2 दिन पहले वह सब कुछ पापा के आगे बताकर गई थी। लेकिन उन्हें दोनों परिवारों की इज्जत ज्यादा प्यारी थी। शायद इसी इज्जत के लिए उन्होंने भी तो मुझे उसकी लाश की मुट्ठी में से वो कागज निकालने के लिए मना किया था, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें क्या लिखा होगा। आज मैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रही हूँ। आज मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी लड़की की पसंद ही सब कुछ है और उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी खुशी की कीमत हमारी इज्जत से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।